ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन लाइफ का ना हमने बेसिक आइडिया दे दिया है, और मैंने ये भी बोला था कि जो लाइन है 2 डायमेंशन में, उसका एक्सटेंशन 3 डायमेंशन में प्लेन होता है। तो जो लाइन वाले फॉर्मूले हैं या जैसे एंगुलर बाइसेक्टर वाली चीज़ है, वो सब एज इट इज़ प्लेन में फॉलो हो जाएगा, वो सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो लेट्स रीकैप वेरी क्विकली कि अगर हम प्लेन के इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो उसका इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, आर डॉट एन बराबर क्यू। ठीक है, ये एक फॉर्म हो गया जिसमें ये जो एन वेक्टर है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, और क्यू को चेंज करने से क्या होगा कि पैरेलली प्लेन शिफ्ट होगा। अगर मेरे को एक पॉइंट दे रखा है, मान लिया कि ए पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल एन है, तो उसका इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि 3D के फॉर्म में लिखना है, तो आई राइट डाउन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इसी को हम लाइन के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला मानेंगे। जैसे लाइन का इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 आ गया। तो इस फॉर्मूले की तरफ से हम सारे रिजल्ट्स लिख सकते हैं विदाउट कुछ एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए। ठीक है, और जैसे मैंने पहले बोला था कि वेक्टर और 3D में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो यहाँ पे भी वैलिड है कि अगर मेरे को वेक्टर में जैसे इक्वेशन दे रखा है उसको 3D में कन्वर्ट करना है, और वाइस वर्सा। जैसे इसको अगर मेरे को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई विल डू, एक्स वाई जेड और ए बी सी, ये तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है किसका, एक्स वाई जेड से आर आ गया, ए बी सी से आ जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, प्लस डी बराबर 0। डी एक नंबर है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा वेक्टर का इक्वेशन हो गया। तो अगर मैं इसको इसके कंपेयर करूं, तो इस क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, माइनस डी। एन वेक्टर की जगह पे कितना आ गया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, अब जैसे प्रूफ हम सारा चीज़ कर सकते हैं वैसे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉन्ट बी प्रूव, आई वॉन्ट बी गिविंग द प्रूफ, बस हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे 3 पॉइंट लिए। ठीक है, से ये ओरिजिन है, ये मान लिया पॉइंट हो गया ए कॉमा 0 दिस इज पॉइंट बी 0 B 0, एंड दिस इज पॉइंट सी विच इज 0 0 C। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये जो ट्राइंगल आया ए बी सी, इसी ट्राइंगल के प्लेन को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये जो प्लेन आया इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो एक इन्फाइनाइट प्लेन आ गया। उस प्लेन को मान लिया मैंने बोल दिया प्लेन पी। तो उस प्लेन के लिए जो ए बी सी है वो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट वाले पॉइंट्स हो गए। तो अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन में याद है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1। बस यहाँ पे इस प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, एंड सी क्या हो गया, जेड इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर कोई भी प्लेन का इक्वेशन लिखा है, मान लिया इस फॉर्म में लिखा है बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0, इसका मान लिया मेरे को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट के लिए तो वाई और जेड दोनों 0 होगा, तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस डेल्टा बराबर 0, या फिर एक्स बराबर माइनस डेल्टा अपॉन अल्फा। तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट हो गया। सिमिट्री से वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इस प्लेन के लिए, दैट विल बी माइनस डेल्टा अपॉन बीटा एंड सो ऑन। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को डिराइव भी कर सकता हूँ। कैसे, इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर माइनस डेल्टा से डिवाइड किया,
तो इक्वेशन हो गया एक्स अपॉन माइनस डेल्टा और अल्फ़ा को नीचे ले गए तो माइनस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा प्लस वाई अपॉन माइनस डेल्टा अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन माइनस डेल्टा अपॉन गामा इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गया। सही है। अब ये अगर एक्स इंटरसेप्ट है और इस डायग्राम के हिसाब से एक्स इंटरसेप्ट को मैंने ए बोल रखा है तो इसकी जगह आई कैन राइट डाउन ए। सो दिस इक्वेशन विल बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 एज वी हैव ऑलरेडी रिटन। ये वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है और ये याद रखने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगेगा बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन का ही एक्सटेंशन है। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब इस प्लेन के लिए ठीक है तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो मान लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको ए पे कट कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस इसको बी पे, जेड एक्सिस को सी पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग आई कैन डिफाइन टू क्वांटिटीज, एक तो इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ठीक है, और दूसरा जो ओ ए बी सी है वो एक क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था 1/6 मॉड ऑफ बॉक्स ओ ए ओ बी ओ सी वैक्टर। ठीक है, तीन को इनिशियल वैक्टर वो ये हो जाएंगे ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर ओ सी वैक्टर, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो दिस इज 1/6 बॉक्स मॉड ऑफ ओ ए वैक्टर को, बिकॉज दिस पॉइंट इज A00 आई कैन राइट डाउन ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप के बॉक्स का मॉड, ये तीन वेक्टर हैं। ठीक है, फिर बॉक्स की प्रॉपर्टी से किसी भी नंबर को ए आई कैप का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो हमें पता है कि A00 लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड रो जो है वो 0B0 लिखा हुआ है, तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है बॉक्स जो है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखा होगा A00 0B0 एंड 00C। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो सिंपली ABC हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव हटाने के लिए मॉड लगा रखा है, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ये एक रिजल्ट हो गया। क्या रिजल्ट हो गया कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में एक प्लेन का इक्वेशन लिखा है तो वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को जिन तीन पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर कट कर रहा है तो, क्योंकि प्लेन तो ऐसे ही हो सकता है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाए तो फिर एक्स और वाई इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं, तो उस वाले केस में ऐसा कोई टेट्राहेड्रन नहीं बनेगा। बट अगर बन रहा है तो ऑरिजिन और ये तीन पॉइंट मिला के जो टेट्राहेड्रन बन रहा है उसका वॉल्यूम कैन बी गिवन एज दिस 1/6 मॉड ABC। ठीक है, अब मान लिया वो जो इंटरसेप्ट वाले पॉइंट है ABC उनको मिला के एक ट्राइंगल भी बन जाएगा। ठीक है, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को आई कैन राइट डाउन हाफ ऑफ कोई भी दो वेक्टर, मान लिया AB और AC, तो AB क्रॉस AC का मॉड। ठीक है, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, B में से विच इज़ 0B0, इसमें से A घटा दिया तो दिस वेक्टर आई कैन राइट डाउन एज -AB0। तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ -AB0 क्रॉस जो AC वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -A0C। तो यहाँ पे आ गया -A0C, इन दोनों क्रॉस ले लिया। तो लेट मी टेक -AB0 एंड -A0C, इन दोनों का क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा BC कॉमा, यहाँ आ जाएगा AC कॉमा, यहाँ आ जाएगा AB। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया।
और इसका मॉड जो होगा वो हो जाएगा दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम ऑफ ओ ए बी सी ये हो गया 1/6 मॉड ए बी सी, ये याद कर लिया। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो हो गया ये हाफ ऑफ रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों याद कर लिया मेंस या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज इन द प्लेन। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लें लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और हमने एक पॉइंट दिया x1 कॉमा y1। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन की बात करें 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में अगर मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मान लिया कि पॉइंट x1 y1 से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, तो ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, इफ़ यू रिमेंबर x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर जेड तो आएगा नहीं, 2 डायमेंशन में क्या आएगा, माइनस इसको इवेल्युएट कर दिया ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे करके हम ये पॉइंट निकालते हैं और रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। इस पॉइंट के लिए 2 आ जाएगा और इस पॉइंट के लिए केवल ये रहेगा इतना पार्ट। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट है, तो मुझे याद होना चाहिए, मेरे को और कुछ एलेबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, विज अब प्लेन की बात कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक है, ये एक प्लेन है। फिर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, वेरी गुड। उसी टाइप की चीज़ x1 कॉमा y1, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर p आ गया और एक यहाँ से रिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो मान लिया q आ गया, ये मान लिया पॉइंट a है। ठीक है, तो a से फुट ऑफ परपेंडिकुलर p है, रिफ्लेक्शन इन प्लेन q है, तो p कैसे निकलेगा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले से आई राइट डाउन x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c बराबर माइनस प्लेन जो है ये, इसको इवेल्यूएट कर दिया, सॉरी 3 डायमेंशनल है तो इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यह आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज फॉर पी। फॉर पी का मतलब क्या है कि ये कैलकुलेट करो, एक नंबर आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे को ये नंबर पता है, ए को उधर ले जाओ, x1 को उधर ले जाओ तो x आ गया, तो x इज नथिंग बट p का x कोऑर्डिनेट। फिर ऐसे ही इसको और इसको यूज़ करके y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको और इसको यूज़ करके z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, और q के लिए क्या होगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस यहाँ ट्वाइस ऑफ ये भी सेम रहेगा विद माइनस साइन। ठीक है, जैसा होता है अगर तुम स्ट्रेट लाइन पढ़ाए, अगर वेक्टर तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो इससे बहुत इजी चैप्टर स्ट्रेट लाइन है, तो वो तो आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं आता, ये समझने में दिक्कत है, तो वेक्टर पढ़ने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हमने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर रखे हैं, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वाज। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे। तो हमारे एजेंडे में क्या क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ दिस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, एंड अगला क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे लाइन में होता है उसी तरीके से प्लेन में, कि अगर 2 प्लेन ऐसे लिखे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन बराबर 0, तो इसका जो पैरेलल प्लेन होगा उसमें इतना पार्ट चेंज होगा ही नहीं, केवल ये चीज़ चेंज हो रहा होगा। तो ये है मान लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू बराबर 0, ये मान लिया प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन उसे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर उसने केवल ये बोला ना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, तो प्लेन के बीच में हो ही क्या कह सकता है, या तो वैसे पैरेलल हो या फिर इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग है तो वो डिस्टेंस करके क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज डिस्टेंस जीरो आएगा। तो जब उसने डिस्टेंस पूछा है तो मोस्ट वैल्यू पैरेलल प्लेन ही होगा, ठीक है। और उस वाले केस में बस इतना पार्ट या तो सेम होगा या बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है मतलब ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे 2 3 4 लिखते हैं और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 6 एंड 8 लिखते हैं। तो व्हाट आई विल डू कि 4 6 एंड 8 को वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके आई विल मेक दिस पार्ट सेम। ये वही जो स्ट्रेट लाइन में होता है एग्जैक्टली, कि फॉर्मूला लगाने के लिए ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तभी जो नंबर आएगा उसको D1 D2 बोलेंगे। तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड D1 माइनस D2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, वो ये होता है, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो फैमिली ऑफ लाइंस होता है, ठीक है। मान लिया एक प्लेन दे रखा है P1 बराबर 0, एक प्लेन दे रखा है P2 बराबर 0, ठीक है। तो डायग्राम सही से बनेगा नहीं मोस्ट वाली, बट आई कैन ओनली ट्राई। ठीक है, ऐसे करके दो प्लेन दे रखे हैं, ठीक है। ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2। आई होप यू आर एबल टू फिगर आउट कि डायग्राम कैसे बना हुआ है, ठीक है। और ये इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है L, ठीक है। तो अब इन दोनों प्लेन में अगर मान लिया इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला अगर हमने कोई भी प्लेन लिया, ठीक है, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होता है, ये प्लेन P3 है, इसके लिए भी जो L है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो प्लेन P3 है वो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो ऐसे प्लेन के इक्वेशन को वी कैन ऑलवेज राइट डाउन P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, ये ठीक है। दिस इज एनी प्लेन passing through line of intersection of P1 and P2, ठीक है। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में जाके अगर तुम फैमिली ऑफ लाइंस देखोगे उसमें जो आर्टिकल है और जो भी चीज़ वहाँ पे बोला गया वो सब यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। जैसे वहाँ पे बोला गया था कि P1 प्लस लैम्डा P2 में अगर लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो इस लाइन से पास करने वाला यूल गेट डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। अगर मान ली एक लाइन ये है तो ये प्लेन, ये जो प्लेन है वो इससे पास कर रहा है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, तो ऐसे करके यू कैन गेट इनफाइनाइट प्लेन्स। तो अगर L वो लाइन है तो L से पास करने वाले जितने भी इनफाइनाइट प्लेन है ऑल कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ दिस, ये ठीक है, एक्सेप्ट प्लेन P2। इस इक्वेशन से बस प्लेन P2 नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, हमने दो प्लेन दे दिए P1 P2, फिर हमने बोला चलो जैसे एक छोटा क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू I minus j plus 2k and which contains line of intersection of r dot I plus j plus k बराबर 20 and r minus I minus j dot I minus j minus k बराबर 0, ठीक है। तो मैंने जानबूझ कर क्या किया है कि जो प्लेन का इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो उसको एक सेकंड में हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला है, प्लेन P1 ये वाला, तो 1 1 1 और ये एक्स वाई जेड से तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20, ये तो प्लेन P1 हो गया। P2 कितना हो गया, ये उस फॉर्म में लिखा है r माइनस ए डॉट एन बराबर 0, ठीक है। तो r डॉट एन ए अलग कर दिया, a डॉट एन अलग कर दिया, तो r डॉट एन से कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई जेड, यहाँ से 1 -1 -1,
तो दैट विल बी एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा -1 +1, तो 0। तो यही प्लेन हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मान लिया ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, ये 3 है मान लिया, ठीक है, क्यों चेंज किया वो आगे पता लग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, जो इनकी और इसकी, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करे, मतलब उसे पास करे, एंड इस पॉइंट से पास करे। तो द मोमेंट किसी भी क्वेश्चन में अगर मैंने सोचा, सुना या पढ़ा कि P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को पास कर रहे हैं, तो तुरंत बाकी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आई शुड अज्यूम इट एज P1 प्लस लैम्डा P2। ठीक है, तो उस हिसाब से कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड -20 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, अब इसमें ये जो पॉइंट है इसको भी 3D में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज नथिंग बट 3 - 1 2। ठीक है, इसको इसमें रख दिया, तो हो जाएगा 3 - 1 + 2 - 20 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 + 1 - 2 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, 21 और 5 -16 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 बराबर 0, विच इम्प्लाई लैम्डा बराबर 8। अब लैम्डा बराबर 8 जो है वो यहाँ पे रख दो, तो वहाँ से रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। ठीक है, वो आंसर हो गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हो और इस क्वेश्चन में हम बोलें कि 2,1,1 से प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बस इस पॉइंट को 3 - 1,2 की बजाय मैंने ये पॉइंट बता दिया 2,1,1। तो फिर आंसर क्या होगा कि यहाँ तक तो फिर भी ऐसे ही मान लिया। ठीक है, अब इसमें मैंने 2,1,1 रखा, तो जब 2,1,1 रखोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे 2,1,1 रखा तो आ जाएगा -16 बराबर 0। ठीक है, मतलब लैम्डा गायब हो गया, लैम्डा का वैल्यू नहीं निकला, और ऐसे एब्सर्ड रिलेशन आ गया। तो ऐसे एब्सर्ड रिलेशन क्यों आ गया, क्योंकि जो हमारा ये पॉइंट है वो प्लेन P2 पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑलरेडी। तो जब उसने बोला कि P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन, एंड जो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, अब इस पॉइंट से P2 खुद ही पास कर रहे हैं, तो उसका लगे आंसर में हमारे P2 आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई हैव सेड कि ये जो इक्वेशन है इससे सारे प्लेन आ जाएंगे एक्सेप्ट P2। तो P2 आ रहा है, ये हमें मैथमेटिकली कैसे पता लगेगा, इस तरह का एब्सर्ड रिलेशन आ गया, तो उससे पता लगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा इस केस में दैट विल बी P2 ओनली। ये हमने स्ट्रेट लाइन में भी डिस्कस किया था, सेम चीज, सेम लॉजिक। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ओके, दिस इज फैमिली ऑफ प्लेन्स। हम अलग अलग तरह की चीज़ दे सकते हैं कि प्लेन इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, और एक तीसरे प्लेन से इतना एंगल बना रहे हैं। द मोमेंट ऐसे कि इसके और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो P1 प्लस लैम्डा P2, P1 प्लस लैम्डा P2 से मैं इसका नॉर्मल निकाल सकता हूँ लैम्डा के टर्म्स में, और जो तीसरा प्लेन के साथ अगर उसने बोला कि मान लिया 30 डिग्री एंगल बना रहे, वो वाला फैक्ट यूज़ कर लिया मैथमेटिकली, तो आई गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये क्या था, फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन। चलो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन्स, जैसे लाइन में होता है कि जैसे ये लाइन L1 है, ये L2 है। ठीक है, इसको मैं प्लेन की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ, तो इसके ऐसे दो बाइसेक्टर आ जाएंगे, बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2। एंड इफ़ यू रिमेंबर, इनका इक्वेशन हम ऐसे लिखते थे, L1/√A1² प्लस B1² बराबर प्लस माइनस L2/√A2² प्लस B2², स्ट्रेट लाइन से। सेम चीज़ यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे दो प्लेन आ गया। ठीक है, अब
हाउ आई कैन शो, ये मान लिया प्लेन 1 है P1 and let me use another color. ठीक है, ये प्लेन P2 है, ये इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो जो बाइसेक्टर प्लेन होगा वो क्या होगा, इनके बीच में, ठीक है, कोई इस तरीके का प्लेन होगा। ये बाइसेक्टर 1 हो गया। वो क्या कर रहा है, वो इस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल थीटा एंड ये एंगल थीटा बराबर है। ठीक है, फिर एक दूसरे वाले रीजन को, इधर वाले रीजन को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन एक ऐसे इधर भी आएगा, वो मान लिया B2 हो गया। ठीक है, B1 और B2 का इक्वेशन क्या होगा, नो प्राइस फॉर गैसिंग, एग्जैक्टली सेम। आई गेट प्लेन P1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस प्लेन P2 का इक्वेशन अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन, सेम लॉजिक। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन, अगेन सेम लॉजिक। जैसे यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन होगा, वो साइन यहाँ पे लेने पे हमेशा ऑब्ट्यूज वाला बाइसेक्टर मिलता है। सेम थिंग इज वैलिड यहाँ पे, बस यहाँ पे हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लेंगे। ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कैलकुलेट कर लिया, वो जो साइन आ गया, मान लिया प्लस साइन आ गया, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे प्लस साइन लेने पे क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक तरह की ये भी चीज़ होता था कि अगर एक पॉइंट है, मान लिया x1 y1, तो इस ये पॉइंट जिस रीजन में है उस रीजन के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे कि इस पॉइंट को एवेल्यूएट किया L1 और L2 पे, अगर वो सेम साइन का आ गया तो यहाँ पे प्लस साइन ले लिया इस बाइसेक्टर के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे ही वैलिड है, जो दो प्लेन होगा ऐसे करके वो पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, उन 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट में, मान लिया एक पॉइंट है 1 2 3, तो उस पार्ट के बाइसेक्टर का इक्वेशन होने को चाहिए। उस पार्ट का जो बाइसेक्टर होगा होगा तो B1 और B2 में से एक कौन सा होगा, ये जानने के लिए मैंने क्या किया, 1 2 3 को दोनों प्लेन की इक्वेशन में रखा। वहाँ से मैंने देखा कि क्या साइन आया, अगर दोनों का सेम साइन आया, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, दोनों केस में अगर सेम साइन आया तो यहाँ पे आई टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेने से वो वाला बाइसेक्टर मिल जाएगा जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है जिसमें 1 2 3 लाई कर रहा है। ठीक है, माइनस साइन लेने से दूसरा वाला मिल जाएगा, दैट्स इट। जैसे चलो फिर एक क्वेश्चन कर देते हैं छोटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन between the planes say x plus y minus z plus 4 बराबर 0 एंड r डॉट, ये तो मैं जानबूझ के एक 3D में और एक वेक्टर में लिख रहा हूँ, j प्लस 3k बराबर 7। ठीक है, फेयर इनफ आंसर। P1 क्या हो गया हमारा, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, प्लेन P2 कितना हो गया, यहाँ से 1 -2 3, तो 1 -2 3, 7 को इधर ले आए तो -7 बराबर 0। ठीक है, ऑब्ट्यूज वाला चाहिए तो ये कैलकुलेट किया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विच इज A1 A2 1, B1 B2 -2, C1 C2 -3, तो विच इज नेगेटिव। तो जो भी ये साइन होगा उसी साइन के साथ ऑब्ट्यूज वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एंगुलर बाइसेक्टर
इज, ठीक है, P1 4 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बराबर, प्लस माइनस में से आई विल टेक माइनस, माइनस P2 x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो सो दिस इज x प्लस वाई प्लस सॉरी y माइनस z प्लस 4 अपॉन रूट 3 बराबर माइनस 7 रूट 40। दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप बाइसेक्टर प्लेन हो गया। 6 क्या बचता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन एज एसिमेट्रिक फॉर्म, ये एक ही बात है। खैर, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। मान लिया एक प्लेन दे रखा है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0 एंड दूसरा प्लेन है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। से दिस इज प्लेन 1, प्लेन 2, ठीक है, एंड something like this, this is our plane 1, this is the line of intersection L, ठीक है। ये प्लेन P2 है, P1 है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन L है। अब हमारा एम क्या है, इस L का इक्वेशन निकालना, ठीक है। ओके, जो लाइन L है, अच्छा, प्लेन P1 का जो नॉर्मल वेक्टर है N1, ठीक है, उसको हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, A1 कॉमा B1 कॉमा C1, मतलब A1i प्लस B1j प्लस C1 के। ऐसे जो N2 वेक्टर है दैट कैन बी टेकन एज A2 कॉमा B2 कॉमा C2। अच्छा, प्लेन 1 में अगर हमने कोई भी डायरेक्शन लिया तो वो N1 के परपेंडिकुलर आएगा, पक्की बात है। और जैसे चलो बना ही लिया, मान लिया ये नॉर्मल वेक्टर N1 है, इसके परपेंडिकुलर। प्लेन 2 में ये नॉर्मल वेक्टर N2 है जो प्लेन 2 के परपेंडिकुलर है। प्लेन 1 में अगर हमने कोई भी डायरेक्शन लिया तो वो N1 के परपेंडिकुलर होगा, पक्की बात है। प्लेन 2 में अगर हमने कोई भी डायरेक्शन लिया प्लेन 2 के अंदर तो वो N2 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइन L। ये जो लाइन L है ये दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये P1 में भी लाई कर रहे हैं एंड P2 में भी लाई कर रहे हैं। तो P1 में लाई कर रहा है इसलिए तो N1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और P2 में लाई कर रहा है इसलिए N2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि ये लाइन N1 और N2 दोनों के परपेंडिकुलर है। और ये हम क्रॉस प्रोडक्ट में बोल चुके हैं ऑलरेडी कि कहीं पे भी अगर हम ये बोलें कि हम एक वेक्टर चाहिए जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि जो लाइन L है वो उसका डायरेक्शन विल बी अलोंग N1 क्रॉस N2, ठीक है। व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेन P1 का इक्वेशन पता है, P2 का इक्वेशन पता है, मेरे को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन निकालना है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। और स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे को कभी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो आई सर्च फॉर ए पॉइंट ऑन द लाइन एंड ए पैरेलल डायरेक्शन। तो हमारा ये आधा काम हो गया कि एक पैरेलल डायरेक्शन मिल गया, सही है। N1 क्रॉस N2 करके ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, उससे इस लाइन का डायरेक्शन आ गया, आधा काम तो ये हो गया। दूसरा, अब मेरे को इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए। कौन सा पॉइंट चाहिए, कोई भी पॉइंट चाहिए, कोई भी पॉइंट चलेगा, ठीक है। तो
पॉइंट में मतलब ये कोई भी चलेगा, पॉइंट में कोई यूनिकनेस नहीं है। अगर पॉइंट में यूनिकनेस नहीं है दैट मीन्स देयर आर इन्फिनिट ऑप्शंस। तो ऐसे नहीं होगा कि हम कुछ सॉल्व करने में पॉइंट आ जाए, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास इन्फिनिट ऑप्शंस है। इन्फिनिट ऑप्शंस में से कोई भी एक पॉइंट चाहिए, तो व्हाट आई डू कि मान लिया मैंने एक पॉइंट मान लिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट बीटा है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। इफेक्टिवली व्हाट आई एम डूइंग कि ये जो लाइन एल है, ये जो लाइन एल मान लिया कुछ ऐसे है, ठीक है। इसने कहीं पे एक्स वाई प्लेन को कट किया होगा। अब वैसे कुछ ज़रूरी नहीं कट किया होगा, बट मान लिया अगर कट किया तो जिस पॉइंट पे कट किया उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो अगर मेरे को कोई भी एक पॉइंट चाहिए तो मैंने वही पॉइंट निकाल लिया जहाँ पे ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट कर रहे हैं। ऐसे कोई यूनिकनेस नहीं है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट चलेगा, तो इसलिए मैंने जेड कोऑर्डिनेट जीरो मान लिया। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये दोनों प्लेनों पे तो लाई कर ही रहे, तो दोनों प्लेनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले प्लेन से तो आ जाएगा ए वन अल्फ़ा प्लस बी वन बीटा प्लस सी वन जेड जीरो हो गया, डी वन बराबर जीरो। ऐसे आ जाएगा ए टू अल्फ़ा प्लस बी टू बीटा प्लस जीरो प्लस डी टू बराबर जीरो, ठीक है। ऐसे करने से दो इक्वेशन आ जाएगा। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है अल्फ़ा बीटा, तो सॉल्व हो जाएगा थियोरेटिकली। सॉल्व कर लिया, यहाँ से मान लिया अल्फ़ा वन आ गया, बीटा पाँच आ गया। तो आई हैव गॉट ए पॉइंट 1,5,0 ऑन द लाइन। अब वो पॉइंट और ये n1 क्रॉस n2 डायरेक्शन यूज करके आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक, फेयर इनफ। अच्छा, कुछ केस में ऐसा हो सकता है, जैसा भी मैंने बोला ना कि अगर मान लिया लाइन एक्स वाई प्लेन को कट ही ना करे, तो फिर क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है ये एब्सर्ड इक्वेशन आ जाएगा। कैसे, मतलब इट विल बी समथिंग लाइक 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 5 बराबर जीरो एंड 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 6 बराबर जीरो। तो अगर इस तरह का इक्वेशन आ जाए तो ये तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन को कट ही नहीं करा, तो पॉइंट आएगा ही नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो एक एक ऐसे ही कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था, वो कोई स्पेशल पॉइंट नहीं था। ऐसे नहीं कि मेरे को वही चाहिए, कोई भी पॉइंट चलेगा। अगर ऐसा करके आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमने अल्फ़ा बीटा जीरो की बजाय अल्फ़ा जीरो बीटा ले लिया। मतलब अब हम क्या करें, एक्स जेड प्लेन के साथ निकाल लिया। उसके साथ भी ऐसा ही हो जाए तो कोई बात नहीं, जीरो अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। इसके साथ भी ऐसा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम थ्री डायमेंशन में एक लाइन विजुलाइज करोगे, एक रूम के अंदर विजुलाइज कर लिया, तो रूम में जो तीन एडजेसेंट वॉल्स हैं, फ्लोर एंड दो वॉल्स जो हैं, वो बेसिकली एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन मान सकते हैं। तो अगर वो दो को कट नहीं कर रहा है, मतलब दो के पैरेलल हो जाए, तो तीसरे को तो वो पक्का कट करेगा। तो अगर मान लिया दो बार फेल हो जाए तो तीसरी बार तो ये पक्का पॉइंट आ ही जाएगा, तीसरे वाला इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये सोचने में लग रहा है बहुत कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ है नहीं, तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है। ये देखने में कैलकुलेशन इंटेंसिव लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, अगर काम करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे। अच्छा, कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इक्वेशन है वो दोनों एक ही इक्वेशन बन जाए, मतलब 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 5 और 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 5 दूसरा भी ऐसे आ जाए, तो फिर इसका मतलब कहते हैं इन्फाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये तो ईजी काम हो गया। 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 5 बराबर जीरो अगर आ गया तो अब मैंने क्या किया, बीटा भी जीरो मान लिया, तो अल्फ़ा कितना आ गया, -5/3। तो द पॉइंट कैन बी टेकन एज दिस, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स। ऐसा होगा कब, जब लाइन, जिस लाइन की हम बात करें वो खुद एक्स वाई प्लेन में आ जाए। अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर ही आ जाए तो हर पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कोई पॉइंट निकलेगा तो नहीं, इसलिए कोई भी हमने फिर जनरल पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और क्या था कि
असिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे पढ़ा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, एक लाइन के इक्वेशन को हम ऐसे भी मान सकते हैं, पी वन बराबर जीरो एंड पी टू बराबर जीरो। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन में यू विल फाइंड दिल से कि अ स्ट्रेट लाइन पी वन बराबर जीरो एंड पी टू बराबर जीरो। तो ये तो बेसिकली एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो फॉर्म दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि एक लाइन दिस, तो उसका मतलब क्या है इफेक्टिवली कि इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात चल रही है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने निकाला वैसे डायरेक्शन निकाल लिया और एक पॉइंट निकाल लिया। वो निकालने के बाद हम इक्वेशन इस फॉर्म में ले सकते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, एंड लिखा है एंड। ठीक है, अब इसको लिखने का कुछ तरीका ऐसे भी है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं पी वन बराबर पी टू बराबर जीरो, एक ही बात है, या पी वन बराबर जीरो बराबर पी टू। ये ठीक है, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, तीनों एक ही बात है। और हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर दो प्लेन लिखे हैं एंड लगा के या फिर ऐसे लिख के, तो दे आर नथिंग बट they are representing a what we they are representing the line of intersection, as simple as this। और उसका इक्वेशन अगर मेरे को सिमेट्रिक फॉर्म में चाहिए, मतलब इस फॉर्म में चाहिए, तो व्हाट आई रिक्वायर अ पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया एंड ए डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन। तो ये जो ए बी सी है ये कहाँ से आएगा? n1 क्रॉस n2 से। और ये x1 y1 z1 कहाँ से आएगा? उसी के लिए जो अभी हमने इतनी कहानी सुनाई कि एक अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा जीरो पॉइंट ले लिया और उसको दोनों प्लेन की इक्वेशन में रखा, फिर अल्फ़ा बीटा को सॉल्व कर लिया, वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर ये समझ में आया तो थ्योरी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट टू रिमेंबर क्या होगा, जैसे मान लिया हमने एक लाइन का इक्वेशन दिया, लाइन एल इज आर बराबर आई माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स मान लिया 2j माइनस 3k। ठीक है, मैं बोलूँगा फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आई प्लस जे माइनस के टू एल। ठीक है, तो मान लिया ये पॉइंट ए है, तो ये मान लिया लाइन एल हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट ए है विच इज़ 1 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया बी हो गया, तो हमें बी चाहिए। यूजली जो हम कोऑर्डिनेट में करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमने कुछ कुछ सॉल्व किया और बी निकल आया। ठीक है, वेक्टर में या 3D में हम क्या करेंगे, हम उल्टा सोचेंगे कि जैसे ये जो पॉइंट बी है ये मेरे को लाइन के ऊपर चाहिए। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन क्या है? ये है ये। ठीक है, और जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि लैम्डा का अलग अलग वैल्यू रखो, यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो जो पॉइंट बी है उसमें भी लैम्डा का कोई वैल्यू आ रहा होगा किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए, वो भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज बी इज़ अननोन, एक तरीका तो ये हो गया बी को मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया, तो वहाँ पे तो मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, फिर उनको सॉल्व करना है। ईजी तरीका क्या हो गया कि बिकॉज बी जो है वो लाइन एल पे लाई कर रहा है, इसलिए मैंने बी को यहाँ से अज्यूम किया लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए। ये ठीक है, लेट फॉर बी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1। दैट मीन्स कि जो बी का पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0, यहाँ से के तो नहीं, प्लस लैम्डा 1 टाइम्स 0 कॉमा 2 कॉमा माइनस 3। तो अगर इन दोनों को मैं मिला के लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 0 लैम्डा, फिर कॉमा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा 1 कॉमा माइनस 3 लैम्डा 1। तो ये सिंगल पैरामीटर में बी अज्यूम हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए
तो मैंने क्वेश्चन जिस डायरेक्शन में डिफाइन किया है उसमें सोचने की बजाय जो मेरे को पॉइंट चाहिए, अगर वो किसी लाइन पे है तो लाइन की इक्वेशन की तरफ से उसको अज्यूम किया, और फिर हमने उल्टा सोचा कि अब क्या दे रखा है। अब बी में क्या खूबी है? बी में ये खूबी है कि ये जो वेक्टर है वो, और जो लाइन का डायरेक्शन है, ठीक है, लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? ये वाला। तो ये लाइन का डायरेक्शन कौन सा है? 0, 2, -3। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो बी ए वेक्टर क्या होगा? ए में से बी को घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो 1 में से 1 गया 0, फिर इस 1 में से ये गया तो हो जाएगा 2 - 2 λ1, फिर इस -1 में से ये गया तो -1 + 3 λ1। ये वेक्टर एंड ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट बराबर 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 0 × 0 0 + 2 × दिस 4 - 4 λ1 + 3 × दिस +3 - 9 λ1 बराबर 0। तो 7 9 4 13, दिस इम्प्लाई λ1 बराबर 7/30। अब इस वैल्यू λ1 को उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आया। वेक्टर में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का मतलब क्या है कि उसका पोजीशन वेक्टर बताने, तो बता देंगे इसके बाद। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर मतलब किसी लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए, मतलब क्रक्स में हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर किसी लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए तो लाइन की इक्वेशन की हेल्प से ही सोचना शुरू करो, उधर की साइड से सोचना शुरू करो, रादर देन कि हम कुछ सॉल्व करें और पॉइंट निकल आए।